नमस्कार। कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। ये आपकी हरियाणा जीके की क्लास है और ये क्लास बड़ी ही शानदार और लाजवाब आपके लिए जाएगी। जितना प्यार और सहयोग आपने पिछली वीडियो के ऊपर दिया है उतना प्यार और सहयोग आप लगातार हमारे साथ में बनाकर रखिएगा। साथियों, हम हरियाणा जीके एक बेहतरीन तरीके से, एकदम जहर तरीके से हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं और आशा करता हूं कि वो हरियाणा जीके आपको पसंद भी आ रही है। आप वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो पूरी देखने के बाद में जज करें कि आपको हरियाणा जीके कितनी समझ में आई, इसके अंदर आपको क्या क्या पर्सन समझ में आए, कौन कौन से आपको फायदे हुए इस वीडियो देखने से, और उसके बाद में आप कमेंट करके बताना जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है वो देखें। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? ये पूछ रहा है कि 2011 की जो जनगणना थी, पहले हम बात कर ले कि भारत के अंदर जो जनगणना हुई है, जनगणना भारत में पहली बार जनगणना हुई 1872 में, लेकिन ये एक अनियमित जनगणना थी। ये कैसी जनगणना थी? अनियमित। अनियमित बोले तो इर्रेगुलर सेंसस थी जो 1872 में हुई थी। ये किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो आप बताएंगे ये जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान हुई थी। लेकिन हम बात करें भारत के अंदर नियमित जनगणना, रेगुलर सेंसस की, तो भारत के अंदर नियमित जनगणना हुई 1881 में। 1881 में भारत में नियमित जनगणना हुई थी किसके शासनकाल में? तो आप बताएंगे लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान भारत में पहली बार नियमित जनगणना हुई 1881, जिसके अंदर 100 जोड़ दे 1981। 1981 के अंदर आप याद रखिएगा, जो आपका हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, HBSE है, उसे चंडीगढ़ से भिवानी के अंदर स्थानांतरित किया गया था 1981 के अंदर। 1981 के अंदर ही चरखी दादरी की जो सीमेंट फैक्ट्री है, उस सीमेंट फैक्ट्री को सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने अंडर में लिया था 1981 में। 100 घटा दे 1881, भारत में पहली बार नियमित जनगणना हुई थी और यह जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान हुई थी। लेकिन साथियों, यहीं पर आपने एक याद रखना पड़ेगा एक पॉइंट कि 1881 के अंदर ही हरियाणा में किसानों के मसीहा दीन बंधु सर छोटूराम का जन्म भी हुआ था गढ़ी सांपला किलोई रोहतक के अंदर। यह भी पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं दोस्तों 2011 की जनगणना की। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं और वैसे 15वें नंबर की जनगणना है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्लर्क के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, और वो क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर उच्च है? हरियाणा का वह जिला जिसकी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जिस जिले में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं मिलती है, तो गुरु द्रोणाचार्य की नगरी के अंदर, गुरुग्राम के अंदर हरियाणा का वह जिला जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे उच्च है, लिटरेसी रेट महिलाओं की देखें तो सबसे उच्च है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? गुरुग्राम। पुरुष साक्षरता में यदि पूछे तो आप बता देना रेवाड़ी, और ओवरऑल साक्षरता में पूछे तो पहले स्थान पर गुरुग्राम, दूसरे स्थान पर पंचकुला, तीसरे स्थान पर अंबाला और चौथे स्थान पर फरीदाबाद। लेकिन पुरुष साक्षरता पूछे या महिला साक्षरता पूछे या ओवरऑल साक्षरता पूछे, आप किसे बताएंगे? तो आप बताएंगे मेवात सबसे नीचे है। याद रखें, महिला साक्षरता में भी सबसे नीचे है, पुरुष साक्षरता में भी सबसे नीचे है, ओवरऑल साक्षरता में भी सबसे नीचे है। लेकिन यदि आपसे एग्जामिनर पूछे कि लिंगानुपात में प्रथम स्थान किसका है, सेक्स रेशियो के अंदर यदि फर्स्ट स्थान पूछे तो सेक्स रेशियो के अंदर पहला स्थान है किसका? तो आप बता देना मेवात का। याद रखें, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से? आदि बद्री का संबंध, साथियों पहले हमने ये देखना पड़ेगा कि ये जो आदि बद्री है, ये आदि बद्री कौन से जिले के अंदर स्थित है। तो देखें एक बार ये इसको साफ कर देते हैं। हमारे द्वारा जो वीडियो आपको करवाई जा रही है ये बहुत अच्छी सीरीज है और ये आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। आप देखना ये पूछ रहा है कि आदि बद्री जो नामक स्थान है, आदि बद्री ये कौन सी नदी से संबंधित है? तो आदि बद्री कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे यमुनानगर के अंदर पड़ता है। और हरियाणा के अंदर सरस्वती नदी कौन से जिले से प्रवेश करती है? हरियाणा की सबसे पवित्र नदी है सरस्वती नदी, जिसके किनारे महर्षि वेदव्यास ने बैठकर महाभारत की रचना की थी। महाभारत की रचना कौन सी नदी के ऊपर की गई है? तो आप बताएंगे सरस्वती नदी। और वो सरस्वती नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है?
सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश करती है आदि बद्री से, और आदि बद्री कहाँ है तो आप बता देना यमुनानगर में है। आदि बद्री यमुनानगर में है, और आदि बद्री का संबंध कौन सी नदी से है तो आप बताएंगे सरस्वती नदी से है। हरियाणा की सबसे पवित्र नदी से है, याद रखिएगा, हरियाणा की सबसे पवित्र नदी जिसका नाम क्या है तो आप बताएंगे सरस्वती नदी हरियाणा की सबसे पवित्र नदी है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान की शुरुआत की थी? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान की शुरुआत की थी तो आप बताएंगे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। श्री नरेंद्र मोदी आखिरकार प्रधानमंत्री है, सभी को पता है, लेकिन इसके बाद भी कई स्टूडेंटों को यह नहीं पता कि श्री नरेंद्र मोदी सांसद है या विधायक है। आज हम बता देते हैं कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता चुना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि लोकसभा से ही प्रधानमंत्री बनते, राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन उनको 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री चुना जाता है, तो लोकसभा में सांसद बैठते हैं, तो नरेंद्र मोदी सांसद है। विधानसभा में बहुमत दल का नेता विधायक चुना जाता है, विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री चुना जाता है, और विधानसभा में विधायक बैठते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री विधायक है या सांसद है तो आप बताएंगे विधायक, और आपसे पूछे कि नरेंद्र मोदी जो विधायक है या सांसद है तो आप बताएंगे सांसद। और श्री नरेंद्र मोदी जिसने 22 जनवरी 2015 से पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। पानीपत से कब की थी तो आप बताएंगे 22 जनवरी 2015 के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। किसने? श्री नरेंद्र मोदी ने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जब शुरुआत हुई तो इसकी प्रथम ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बनाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सेकंड ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा को बनाया गया, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक है। साक्षी मलिक जिसका संबंध रियो ओलंपिक से है, साक्षी मलिक जिसका संबंध कुश्ती से है, साक्षी मलिक जिसका संबंध रोहतक के मोखरा गांव से है, साक्षी मलिक जिसका जन्म 3 सितंबर 1992 में हुआ था। वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो साक्षी मलिक है। लेकिन आखिरकार क्वेश्चन ये उठता है कि श्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत क्यों की? इसके पीछे क्या कारण था? तो श्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पानीपत से इसलिए की क्योंकि हरियाणा का लिंगानुपात पूरे देश में सबसे कम था। हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो पूरे देश में सबसे कम है, और ये लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई पानीपत से 22 जनवरी 2015 में श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अब हरियाणा का लिंगानुपात सुधरेगा या नहीं सुधरा, तो इसी के लिए पानीपत के अंदर ही लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड बनाया गया। लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड कहां है तो आप बताएंगे पानीपत के अंदर है। साथियों, ये सभी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रधानता है? खनिज संसाधनों में कौन से जिले का दबदबा है तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ का। महेंद्रगढ़ जिसका पुराना नाम कानोड़ है। कानोड़ का किला किसने बनवाया था तो आप बताएंगे बलबन ने। बलबन कौन से वंश का शासक था तो आप बता देना गुलाम वंश का। और गुलाम वंश का संस्थापक किसका गुलाम था? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश की नींव 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, और वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और वो मोहम्मद गोरी जो करनाल के अंदर तराइन की पहली लड़ाई में तो हार गया था पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन दूसरी लड़ाई में किसी और के धोखे के कारण पृथ्वीराज चौहान हार गया था मोहम्मद गोरी से। तराइन की पहली लड़ाई 1191 के अंदर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजेता था। लेकिन तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 के अंदर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी। अब की बार इस युद्ध में विजेता कौन था तो आप बताएंगे साथियों मोहम्मद गोरी इस युद्ध में विजेता हुआ करता था। यह चीज भी आपने याद रखनी। चलिए, खनिज संसाधनों में अधिकता है किसकी तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ की। दबदबा है, अधिकता है, एक तरफा सबसे ज्यादा खनिज मिलते हैं।
कौन से डिस्ट्रिक्ट में? महेंद्रगढ़ में। सबसे ज्यादा हिंदू निवास करते हैं महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय, हरियाणा के एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसका हेड ऑफिस दूसरी जगह है, मुख्यालय दूसरी जगह है, महेंद्रगढ़, जिसका मुख्यालय कहां है? नारनौल में। नारनौल जिसका पुराना नाम नर्राष्ट है, नर्राष्ट या नंदीग्राम है। नर्राष्ट में या नंदीग्राम में शेरशाह सूरी का बचपन बीता था। शेरशाह सूरी जिसके दादा इब्राहिम सूरी थे। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में है, लेकिन इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। साथियों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लग रही है या अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में, जितने भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हैं उन सभी स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। यह आपसे रिक्वेस्ट अपील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन थे? कोहिनूर पत्र के जो संपादक हैं वो कौन हुआ करते थे? एक बार देखेंगे हम कोहिनूर पत्र के संपादक कौन थे। ये पूछ रहा है कि कोहिनूर जो समाचार पत्र है इसके संपादक कौन थे? तो आप बताएंगे बाबू बाल मुकुंद गुप्त। बाबू बाल मुकुंद गुप्त ये कोहिनूर पत्र के संपादक हुआ करते थे। कोहिनूर समाचार पत्र के संपादक कौन थे या कौन स्वतंत्रता सेनानी थे? तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त ये कोहिनूर पत्र के संपादक हुआ करते थे। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जिसका संबंध गुड़ियाणी से रहा है, गुड़ियाणी जो वर्तमान में रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। 1909 के अंदर एक पार्लियामेंटो सुधार आया था। 1909 में जो पार्लियामेंटो सुधार आया था उस सुधार का विरोध, पार्लियामेंटो सुधार का विरोध 1909 में बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने कौन से पत्रों के माध्यम से किया था? तो शिव शंभू के चिट्ठे नामक पत्रों के माध्यम से किया था। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जिसका हिंदी और उर्दू के ऊपर समान अधिकार था, हिंदी में हिंदुस्तान हिंद बंगवासी और उर्दू में अखबार चुनार और कोहिनूर समाचार पत्र निकाले थे, जिनका संबंध आखिरकार रेवाड़ी से रहा है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है, ठीक है ना? ये चीज भी बहुत अच्छे तरीके से याद। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? हरियाणा की वह नदी जिसका नाम टांगरी नदी है, और ये टांगरी नदी जिसका उद्गम स्थल पूछे तो आप बताएंगे मोरनी हिल्स। टांगरी नदी किसकी सहायक है? तो आप बताएंगे मारकंडा की सहायक है। मारकंडा किसकी सहायक है? तो आप बता देना सरस्वती की सहायक है। टांगरी नदी सहायक है मारकंडा की, मारकंडा सहायक है सरस्वती की। और ये टांगरी नदी कहां से निकलती है? तो मोरनी हिल्स से निकलती है। मोरनी हिल्स कहां है? तो आप बताएंगे मोरनी हिल्स पंचकुला के अंदर है। पंचकुला के अंदर जो शिवालिक की पहाड़ियां फैली है उन्हें मोरनी हिल्स के नाम से जानते हैं। मोरनी हिल्स जिसकी एवरेज हाइट पूछे तो 1220 मीटर, औसत ऊंचाई 1220 मीटर, लेकिन मोरनी हिल्स का सर्वोच्च शिखर पूछे तो आप बताएंगे करहो। मोरनी हिल्स का सर्वोच्च शिखर है जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। ये करहो मोरनी हिल्स का ही सर्वोच्च शिखर नहीं है, ये पूरे हरियाणा का सर्वोच्च शिखर है। ये हरियाणा में शिवालिक का सर्वोच्च शिखर है, ये हरियाणा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, ये उत्तर हरियाणा का सर्वोच्च शिखर है, ये पूरे हरियाणा का सर्वोच्च शिखर है, ये मोरनी हिल्स का सर्वोच्च शिखर है। कौन सा? करहो, जिसकी ऊंचाई 1514 है। याद रखिएगा 1514 मीटर जिसकी ऊंचाई है। साथियों, बहुत जहर तरीके से हरियाणा जी के पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन हुआ करते थे? अकबर आप जानते होंगे जिसका जन्म 1542 में हुआ था, राणा वीरसाल के महल में हुआ था। और अकबर जो हुआ करता था एक मुगल सम्राट, अकबर जो गद्दी के ऊपर बैठा था 1556 में और रहा था 1605 तक। अकबर के शासनकाल में रेवाड़ी का एक प्रसिद्ध शासक हुआ करता था हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये अकबर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध शासक रेवाड़ी से था। कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंधित अभी बता चुके हैं। साक्षी मलिक का संबंध है रोहतक के मोखरा गांव से। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले के अंदर है? सुल्तानपुर पक्षी विहार पूछे, सुल्तानपुर नेशनल पार्क पूछे और सुल्तानपुर झील पूछे, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप गुरुग्राम को चुनेंगे। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य भी है वो, और वो बाद में नेशनल पार्क भी बना। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क कब बना? ये अभी जो लेटेस्ट ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन था। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क 1991 के अंदर बना था। 1991 के अंदर ही महम शुगर मिल बनी थी। 1991 के अंदर ही कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र बना था। 1991 के अंदर ही हरियाणा विकास पार्टी
की नींव रखी थी चौधरी बंसीलाल ने। चौधरी बंसीलाल जिसका संबंध गोलागढ़ भिवानी से है, जिनका जन्म 1927 में हुआ था और जिनकी डेथ 2006 के अंदर हुई थी। याद रखिएगा साथियों, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हरियाणा सरकार में, तो ये तो चलो कोई बात नहीं है, हरियाणा गठन के समय यहां कितने जिले थे? हरियाणा का जब गठन हुआ था साथियों 1 नवंबर 1966 को, तो हरियाणा गठन के समय हरियाणा के अंदर 7 जिले थे। इस प्रकार का एचएसएससी वाला काफी बार आपसे मजाक के तौर पर ये प्रश्न पूछता है। ये प्रश्न यदि किसी से भी पूछेगा तो हरियाणा के अंदर जितने भी बच्चे बैठे होंगे उन सभी का ठीक होगा, और आपको मेरिट लिस्ट के अंदर वो क्वेश्चन लेकर जाएगा जो आपको आता है और किसी को नहीं आता है। ऐसा क्वेश्चन आपको मेरिट लिस्ट में लेकर जाएगा, जो क्वेश्चन सभी को आते हैं ना वो मेरिट लिस्ट में नहीं लेके जाएंगे। तो साथियों ये ध्यान रखिएगा कि हरियाणा जब बना था 1 नवंबर 1966 को, पंजाब से अलग हुआ था। पंजाब ने हरियाणा को 35.18% क्षेत्रफल दिया था, और उस समय हरियाणा के अंदर 7 जिले हुआ करते थे। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? ये पूछ रहा है कि जो बीरबारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहां है? तो आप बताएंगे जींद में। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य जींद में, और बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो पिंजौर पंचकुला। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य पिंजौर पंचकुला। बीरबारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछे तो आप बताएंगे जींद। या बीरबारा संरक्षण रिजर्व पूछे, बीरबारा संरक्षण रिजर्व पूछे या बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो आप जींद ही बताएंगे, एक ही बात है दोनों ही। उसके बाद में महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, ऐसी महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। तो महिला पर्वतारोही, अरे ये पता है आपको, लेकिन इसमें देखना हम क्या क्या ऐड करते हैं। महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, उसमें नाम आता है संतोष यादव, जिनका संबंध रेवाड़ी से है। संतोष यादव जिसका जन्म 1969 के अंदर हुआ था। संतोष यादव का जन्म 1969 के अंदर हुआ था। कपिल देव इससे 10 साल बड़े हैं। जो हरियाणा क्रिकेट के जन्मदाता माने जाते हैं, या 1983 के अंदर 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की बदौलत, वो कपिल देव जिनका जन्म चंडीगढ़ में हुआ था, उनका जन्म 1959 में हुआ था। लेकिन उसके 10 साल बाद, उससे 10 साल छोटी है संतोष यादव, 10 साल बाद जन्म हुआ संतोष यादव का। ये संतोष यादव जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया 10 मई 1992 के अंदर पहली बार, और अगली साल 10 मई 1993 के अंदर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था 10 मई वाले दिन संतोष यादव। तो ऐसा करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला बन गई थी जिनका संबंध रेवाड़ी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भाई, एकदम जहर तरीके से। थानेसर नामक नगर किस राजा की राजधानी था? थानेसर नामक नगर किस राजा की राजधानी था? तो आज सिर्फ हम ऑप्शन बता रहे हैं, राजा हर्षवर्धन की राजधानी था। इसके ऊपर चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में थानेसर नामक नगर है वो राजा हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खिलाड़ी राम मेहर सिंह जिनका संबंध रोहतक से है, खिलाड़ी राम मेहर सिंह जिनका संबंध रोहतक से है, कौन से खेल से संबंधित है? तो आप बताएंगे कबड्डी से। खिलाड़ी राम मेहर सिंह जिसका संबंध रोहतक से है वो कौन से खेल से संबंधित है? तो आप बताएंगे कबड्डी से संबंधित। बहुत अच्छे। हरियाणा में राज्यसभा से कितने सदस्य जाते हैं? राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा संसद का निम्न सदन है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं? 5। हरियाणा से राज्यसभा में 5 सदस्य जाते हैं, और हरियाणा से संसद के उच्च सदन में कितने सदस्य जाते हैं? 5, क्योंकि संसद का उच्च सदन राज्यसभा ही है। तो ये चीज भी याद रखिएगा। तो किस मुगल शासक द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र को मराठों को दिया गया था? हरियाणा का एक शहर है जिसका नाम कुरुक्षेत्र है, आप सभी इससे भली भांति वाकिफ होंगे। हरियाणा का वो शहर जिसका नाम कुरुक्षेत्र है, इस कुरुक्षेत्र को हरियाणा के किस शासक ने
हरियाणा के किस मुगल शासक ने, या हम ये कहते हैं कि भारत के किस मुगल शासक ने मराठों को दिया था? तो आप बताएंगे मुगल शासक जिसका नाम आलमगीर था। मुगल शासक जिसका नाम क्या हुआ करता था? आलमगीर। और इस आलमगीर ने कुरुक्षेत्र को किसको दे दिया था? तो मराठों को दे दिया था। ध्यान रखना, किस मुगल शासक द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र को मराठों को दिया गया था? तो आलमगीर ने कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को किससे दे दिया था भैया? तो आप बता देना, मराठों से दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब महमूद गजनवी ने या गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर हमला किया था, उस समय हरियाणा में कौन सा वंश था? जब जो गजनवी शासक हुआ करते थे, उन्होंने जब भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से के ऊपर शासन किया था, तो उस समय हरियाणा में कौन सा वंश हुआ करता था? तो आप बताएंगे तोमर वंश हुआ करता था भैया। कौन सा वंश हुआ करता था? तो आप बता देना तोमर वंश हुआ करता था। ये याद रखिएगा, ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि उस समय शासक हुआ करता था हमारे पास में कौन सा? तोमर वंश हुआ करता था। तोमर वंश का शासनकाल हुआ करता था। लेकिन उस महमूद गजनवी ने हरियाणा के ऊपर भी आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण हरियाणा के ऊपर 1001 में, दूसरा आक्रमण हरियाणा के ऊपर 1014 में। महमूद गजनवी ने हरियाणा के ऊपर दो आक्रमण किए, 1009 में और दूसरा आक्रमण 1014 में। लेकिन हरियाणा के किस शहर के ऊपर आक्रमण किए थे? तो आप बताएंगे महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किए थे। कौन से शहर के ऊपर? थानेसर। पहला आक्रमण 1009 में, दूसरा आक्रमण 1014 में। क्वेश्चन एचएसएससी के एग्जाम में पूछा भी जाता है बच्चे, और वो पूछा जाता है कि हरियाणा के अंदर जब महमूद गजनवी ने 1009 और 1014 में आक्रमण किया, तो यहां का शासक कौन हुआ करता था, या थानेसर का सम्राट कौन हुआ करता था? तो आप बताएंगे जयपाल। याद रखिएगा, जयपाल यहां का शासक था। और कौन से वंश का शासक था? तो आप बताएंगे तोमर वंश का शासक हुआ करता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा के यह नृत्य शैली सम असंख्याओं का एक समूह है, धार्मिक कथाओं और लोक कथाओं पर आधारित होती है। ये क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन फिर से देखें। हरियाणा में यह नृत्य शैली सम संख्याओं का एक समूह है, धार्मिक कथाओं तथा लोक कथाओं पर आधारित है। तो कौन से नृत्य शैली है ये? तो आप बताएंगे सांग। याद रखिएगा, सांग। और सांग परंपरा का जनक हरियाणा में किसे माना जाता है? तो मेरठ निवासी किशन लाल भट्ट को सांग परंपरा का जनक माना जाता है। हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी भी रहे हैं लक्ष्मी चंद जिनका संबंध सोनीपत के गांव जाटी से है। लक्ष्मी चंद जिनका संबंध सोनीपत के गांव जाटी से है। और उसी सोनीपत के अटेरना गांव में, सोनीपत का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम अटेरना है, और उसी अटेरना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से यूनिवर्सिटी भी बनेगी। पंडित लक्ष्मीचंद, याद रखिएगा, पंडित लक्ष्मीचंद जो सांगी हुआ करते थे वो सोनीपत से हैं। और हरियाणा में सांग परंपरा की जो शुरुआत की थी वो किशनलाल भट्ट ने की थी, जिसका संबंध मेरठ से है। मेरठ जो यूपी में है, और यूपी और हरियाणा के मध्य जो बहने वाली नदी है उस नदी का नाम यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना राज्य में हरितावरण को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। माने हरियाणा राज्य के अंदर हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो आप बताएंगे पौधागिरी अभियान। राज्य के अंदर हरित आवरण को बढ़ाने के लिए, हरियाणा राज्य के अंदर हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो आप बताएंगे पौधागिरी जो अभियान है ना, पौधागिरी अभियान, इसकी शुरुआत की गई, पौधागिरी अभियान की। और इसके तहत जो हरित आवरण वगैरह योजना है वो चलाई गई पौधागिरी अभियान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेठ छज्जू राम खालिस्तान वर्ष में हरियाणा से पंजाब विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। सेठ जो छज्जू राम हैं वो किस वर्ष हरियाणा से पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए थे? सेठ छज्जू राम किस वर्ष हरियाणा से पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए थे? तो आप बता देना दोस्तों, 1927 की घटना है। 1927 में सेठ छज्जू राम हरियाणा से चुने गए थे, लेकिन पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए थे, क्योंकि 1927 में हरियाणा नहीं था। 1927 में पंजाब हुआ करता था और हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। लेकिन ये सेठ छज्जू राम जो हिसार से चुने गए थे, 1927 में चुने गए थे, पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए थे। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी जो यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी साथियों रेवाड़ी के अंदर पड़ती है। और रेवाड़ी जिसका नाम रेवती के नाम पर पड़ा है, और रेवाड़ी जिसके संस्थापक करमपाल थे। रेवाड़ी जिसके संस्थापक करमपाल हुआ करते थे, वीर सिटी के नाम से, द ब्रास कॉटन सिटी के नाम से तो नहीं जानते, लेकिन ब्रास सिटी के नाम से जानते हैं किसको? रेवाड़ी को। कॉटन सिटी के नाम से पलवल, और कॉटन हब के नाम से किसे जानते? सिरसा को। लेकिन पीतल नगरी के नाम से जानते रेवाड़ी को, और पीतल सिटी कहते हैं रेवाड़ी को, और बर्तन नगरी के नाम से जानते जगाधरी
जगाधरी को जगाधरी जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो याद रखें इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी में है, रेवाड़ी के अंदर एक गांव पड़ता है मीरपुर गांव, उस मीरपुर गांव में है। और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कब बनी थी तो आप बता देना साथियों, 2013 में रेवाड़ी के गांव मीरपुर में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1966 में हरियाणा के बनने के समय हरियाणा का एकमात्र इंजीनियरिंग महाविद्यालय कहां स्थित था? जब 1966 में हरियाणा बना था, जब 1966 में हरियाणा बना था तो हरियाणा का एकमात्र डिग्री कॉलेज, एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज, हरियाणा का एकमात्र जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कहां था? तो हरियाणा का एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ करता था। जब हरियाणा बना था उस समय हरियाणा का एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज जो हुआ करता था वो कौन से स्टेट में था? तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में था? तो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में था। बहुत अच्छे। स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में किसने हिंदी और उर्दू में हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया? मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में किस व्यक्ति ने, या हरियाणा के किस व्यक्ति ने, हरियाणा में किस व्यक्ति ने हिंदी और उर्दू में हरियाणा तिलक समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो पहला क्वेश्चन तो यहां हरियाणा तिलक समाचार पत्र किसने निकाला, किसके लिए निकाला गया था? स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन करने के लिए। हरियाणा तिलक समाचार पत्र हिंदी में भी निकला था और उर्दू में भी निकला था, लेकिन यह हरियाणा तिलक समाचार पत्र किसने निकाला था? तो आप बताएंगे पंडित श्रीराम शर्मा ने। हरियाणा तिलक जो समाचार पत्र है ये पंडित श्रीराम शर्मा ने निकाला था। पंडित श्रीराम शर्मा का यदि जिक्र किया जाए तो पंडित श्रीराम शर्मा जिनका संबंध झज्जर से है, हरियाणा तिलक समाचार पत्र किसने निकाला था? पंडित श्रीराम शर्मा ने। हरियाणा का इतिहास किसने निकाला था? पंडित श्रीराम शर्मा ने। और नवरत्न, जो नवरत्न समाचार पत्र है या नवरत्न किसकी रचना है? तो आप बताएंगे पंडित श्रीराम शर्मा जिनका संबंध झज्जर से है। हरियाणा का इतिहास, हरियाणा तिलक और नवरत्न जो पुस्तक है वो भी पंडित श्रीराम शर्मा की है जिनका संबंध कहां से भैया? झज्जर से है। ठीक है। हरियाणा का इतिहास किसने लिखी थी? ये भी पंडित श्रीराम शर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा जिले में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? हरियाणा के हिसार जिले से, हरियाणा के हिसार जिले से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे दोस्तों शहजादा मोहम्मद आजम ने। हरियाणा के हिसार जिले से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे शहजादा मोहम्मद आजम 1857 की क्रांति में हिसार से लड़ा था। हिसार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? तो आप बता देना शहजादा मोहम्मद आजम ने। और हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में क्रांति की शुरुआत मई महीने के तीसरे वीक में हुई थी। मई महीने के तीसरे वीक में हिसार से क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। माटी का मोल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? माटी का मोल, माटी का जो मोल उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो आप बताएंगे जय नारायण कौशिक। माटी का मोल किसने लिखा था? जय नारायण कौशिक ने लिखा था। मेहंदी रचे हाथ किसने लिखे थे? रमेश चंद्र जैन ने लिखे थे। साएं अपने अपने किसने लिखे थे? राजकुमार निजात ने लिखे थे। तो ये यादें रखना है कि जो माटी का मोल उपन्यास है, माटी का मोल उपन्यास लेखक के जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? तो जय नारायण कौशिक इसके लेखक है। बहुत अच्छा। HVPNL का पूर्ण रूप क्या है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। HVPNL याद रखिएगा, HVPNL का पूर्ण रूप क्या है? तो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड इसका पूर्ण रूप है। किसका? तो आप बताएंगे HVPNL, जिसका पूर्ण रूप है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। साथियों यदि आपको हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। ये क्वेश्चन आपको HSS CET में काम आएंगे, ये क्वेश्चन आपको ग्राम सचिव कैनाल पटवारी में काम आएंगे, ये क्वेश्चन आपको जो भी HSSC के कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम होंगे उनके अंदर भी काम आने वाले हैं। मतलब हरियाणा के अंदर जो भी परीक्षाएं होंगी उन सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? ये तो आपको पता ही होगा। हरियाणा का सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे सिरसा। सबसे नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पंचकुला। सबसे साउथर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो आप बताएंगे मेवात। और सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो आप बताते ना साथियों, सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का यदि जिक्र किया जाए तो यमुनानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
कौन सी मस्जिद बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त करने के बाद बनवाई गई थी? हरियाणा की कौन सी मस्जिद ऐसी है जो बाबर ने बनवाई थी, लेकिन बाबर ने वो कब बनवाई थी? तो आप बताएंगे 1526 के युद्ध के बाद। पानीपत की पहली लड़ाई होती है 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के मध्य होती है? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होती है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई। इस युद्ध में, इस लड़ाई में, पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया। और इस इब्राहिम लोदी के मारने के बाद में बाबर ने पानीपत के अंदर ही एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम काबुली बाग मस्जिद था। काबुली बाग मस्जिद है, ये किसने बनवाई थी? तो आप बता देना साथियों, बाबर ने बनवाई थी काबुली बाग मस्जिद, जो कहां है? तो आप बताएंगे पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक और आपके सामने वो देखें, बहुत ही एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार। भारत में खेलों के लिए एक अलग महाविद्यालय बनाना और उच्चतम शिक्षा का पहला संस्थान कहां खोला गया था? भारत में खेलों के लिए एक अलग महाविद्यालय बनाने वाला उच्चतम शिक्षा संस्थान कहां खोला गया था? तो आप बताएंगे हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार के अंदर, जो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहां पर। चौधरी देवीलाल भारत के कौन से नंबर के उप प्रधानमंत्री बने थे? तो चौधरी देवीलाल का यदि जिक्र किया जाए कि कौन से नंबर के उप प्रधानमंत्री बने थे, तो चौधरी देवीलाल हरियाणा के 6ठे नंबर के उप प्रधानमंत्री बने थे। 6ठे नंबर, हरियाणा के नहीं, भारत के 6ठे नंबर के उप प्रधानमंत्री बने थे। कब से कब तक? तो आप बताएंगे 1989 से लेकर 1991 में बने। 2 साल तक रहे थे, लगभग 2 साल तक ये रहे थे देश के 6ठे नंबर के उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश की भागीदारी है? करनाल के अंदर एक्चुअल में एक बागवानी से संबंधित यूनिवर्सिटी खोली गई है। करनाल में एक बागवानी विश्वविद्यालय खोला गया है और यह बागवानी विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप के नाम से खोला गया है। करनाल में एक बागवानी यूनिवर्सिटी बनेगी और वो बागवानी यूनिवर्सिटी किस नाम से बनेगी दोस्तों? तो आप बताएंगे महाराणा प्रताप के नाम से बनेगी। करनाल के अंदर जो बागवानी यूनिवर्सिटी बनेगी, जो महाराणा प्रताप के नाम से बनेगी, ये बागवानी जो यूनिवर्सिटी है, ये बागवानी यूनिवर्सिटी जो इजराइल देश के सहयोग से बनेगी और जिसकी नींव का पत्थर रखा गया था 2016 में। साथियों, जिसकी नींव का पत्थर कब रखा गया था? तो आप बता देना 2016 में जिसकी नींव का पत्थर रखा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन। मराठा शासक ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में किला बनवाया था। मराठा शासक हुआ करता था। मराठा शासक कौन सा ऐसा मराठा शासक था जिसने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में किला बनवाया था? तो तात्या टोपे, याद रखिएगा। कौन सा मराठा शासक था जिसने भाई साहब महेंद्रगढ़ के अंदर एक किला बनवाया था? तो आप बता देना तात्या टोपे, जो मराठा शासक हुआ करता था, प्रसिद्ध मराठा शासक, बेहतरीन मराठा शासक, जो राव तुलाराम का अजीज दोस्त। इस तात्या टोपे ने महेंद्रगढ़ के अंदर कानोड़ का किला बनवाया था। कानोड़ गेट कहां है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी में। कानोड़ का किला कहां है? महेंद्रगढ़ में। किसने बनवाया था? तात्या टोपे। तात्या टोपे का संबंध 1857 की क्रांति में कौन से स्टेट से रहा है? तो आप बताएंगे बिहार से। बिहार जिसका कैपिटल पटना है। पटना जो गंगा नदी के ऊपर है। गंगा जो गंगोत्री से निकलता है। गंगोत्री जो उत्तराखंड में है और उत्तराखंड जिसकी कैपिटल देहरादून है और देहरादून हरियाणा के यमुनानगर के साथ में लगता है। बहुत शानदार, एकदम शानदार, एकदम शानदार। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थापित किया गया है? एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक बार क्वेश्चन सुनने की कोशिश करें। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो स्थापित किया गया? हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थापित किया गया है? तो आप बताएंगे हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर राष्ट्रीय जीव आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थापित किया गया। करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर राष्ट्रीय जीव आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो। हरियाणा का कौन सा पुरस्कार पुरुषों के लिए आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुषों के लिए, कौन सा पुरस्कार हरियाणा का ऐसा है, हरियाणा का कौन सा पुरस्कार ऐसा है जो मतलब पुरुषों के लिए आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है साथियों? महाराणा प्रताप। ये सभी क्वेश्चन एचएसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों, और ये क्वेश्चन आपको काम आने वाले हैं ग्राम सचिव में, कैनाल पटवारी में, इन सभी एग्जाम में, क्लर्क में, पुलिस में, डी में, तो सभी में काम आएंगे। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य है? हरियाणा की कौन सी झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो आप बता देना दोस्तों, भिंडावास। भिंडावास जो झील है ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य है और ये भिंडावास झील हरियाणा की सबसे सुंदर झील है।
भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बना था? 2009 में रोहतक में। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कब बना था? 2009 में। तो भिंडावास एक सुंदर झील है और वहीं वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, जो कब बना था? 2009 में बना था। हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य की क्षमता पहचान किसने की थी? मतलब सुल्तानपुर जो झील है उसकी खोज किसने की थी? सुल्तानपुर झील की खोज 1971 में पीटर जैक्सन ने की थी। सुल्तानपुर जो झील है जो गुरुग्राम के अंदर है उसकी खोज किसने की थी? तो 1971 में पीटर जैक्सन ने उसकी खोज की थी। हरियाणा में सबसे कम ग्राम पंचायतें कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सॉरी भैया, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत? फरीदाबाद में। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत यदि पूछा जाए तो आप बता देना साथियों, यमुनानगर में। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत यमुनानगर में। सबसे कम ग्राम पंचायतों का यदि जिक्र करता है एग्जामिनर तो आप बताएंगे फरीदाबाद के अंदर सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। 11वीं सदी की अलबरूनी की इतिहास किताब उल हिंद में हरियाणा के कौन से सरोवर का वर्णन मिलता है? अलबरूनी जिसकी एक पुस्तक है जिसका नाम किताब उल हिंद या तहकीक हिंद है। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद में कौन से सरोवर का वर्णन मिलता है? तो आप बताएंगे ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। बहुत अच्छा। 2015 में हरियाणा सरकार की कौन सी योजना स्थानीय वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है? 2015 में हरियाणा सरकार की कौन सी योजना स्थानीय वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है? तो हर घर हरियाली योजना। कौन सी योजना है? तो आप बताएंगे हर घर हरियाली योजना है। हरियाणा में खालिस्तान मूलतः एक पवित्र धागा होता है जो कोड़ी एक छोटा मछली का आवरण सिक्के और सुपारी का बना होता है। मांडा। हरियाणा का मतलब एक पवित्र धागा जो कोड़ी या सिक्के या सुपारी से बना होता है, तो कौन सा है? तो मांडा है। पश्चिमी हरियाणा के मैदान पूर्वी हरियाणा के मैदान से राज्य के पश्चिमी में विभिन्न ऊंचाई आकार में बहुत से रेतीले टीलों का जो कारण भिन्न है, जिसे कहते हैं बांगर। मतलब पश्चिमी हरियाणा का जो मैदान है उसे किस नाम से जानते हैं? जो राजस्थान के साथ में लगता है उसे बांगर के नाम से। बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यंत्र जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इकतारा के नाम से जाना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान को भगवान हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है? ये क्वेश्चन एक्चुअल में आपको आता है। वायु पुराण के अनुसार हरियाणा के किस जिले को या किस स्थान को हनुमान जी का जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है? तो हनुमान जी की जन्म स्थली के रूप में साथियों हम जानते हैं किसको? तो आप बताएंगे कैथल को जानते हैं। कैथल जिसका पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो आप बताएंगे कपिल सथल। हनुमान जी की जन्म स्थली के नाम से भी कैथल को जानते हैं। कपिल सथल जिसका पुराना नाम है। हरियाणा की काशी भी कैथल को कहते हैं, सॉरी छोटी काशी। हरियाणा की काशी भिवानी को कहते हैं। तो साथियों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। आपका एक शेयर काफ़ी कुछ तरक्की कर सकता है, ठीक है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना साथियों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा। लेकिन आप शेयर ज़रूर करके जाना, ठीक है। सभी स्टडी ग्रुप में आप शेयर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।